हाय गाइस, चलिए आज का रिवीजन करते हैं अपन AS29 का। AS29 का क्विक चार्ट रिवीजन, राइट। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीए इंटर, सीए आईपीसीसी, इंटर और आईपीसीसी दोनों स्टूडेंट्स के लिए, चाहे न्यू सिलेबस है चाहे ओल्ड सिलेबस है। AS29 आप सब जानते हैं एडवांस अकाउंट्स मतलब ग्रुप 2 में है कवर, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो। साथ ही साथ अगर फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड सिलेबस के हैं, उनके ऊपर भी एएस अप्लीकेबल है, तो वो चाहे तो वो ये वाला एएस भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा AS29 कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रोविजंस, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज और कॉन्टेंजेंट असेट्स, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप यूं कह सकते हो, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेसिकली कवर्स assets and liabilities and is not specifically assets, it basically covers liability based items, right। ये बताता है कि liability क्या होती है, ये बताता है कि provision क्या होता है, ये बताता है कि contingent liability क्या होती है। ये AS29 ये बताता है कि हमें provision कब बनाना चाहिए, provision कब बनाना चाहिए, कौन सी conditions fulfill हो तो हमें provision create करना चाहिए। ये AS29 बताता है कि हमें कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी कब डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, ये ऐसा बताता है। ये बताता है कि कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी कौन से डिफरेंट केसेस में दिखाई जा सकती है, डिस्क्लोज की जा सकती है। इवन ये स्टैंडर्ड कॉन्टेंजेंट असेट्स के बारे में भी कुछ कमेंट्स करता है। इसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट कवर करता है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस करती है, अपने बिजनेस के स्कोप करने के, अपने बिजनेस के नेचर ऑफ मतलब स्कोप ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस करने के तरीके को जब चेंज करती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ कॉस्ट इनकर करती है तो उसका इंपैक्ट AS29 के अकॉर्डिंग कैसे पड़ता है वो बताता है। शुरू करते हैं, कौन कौन से एरियाज कवर हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कोप। इस स्टैंडर्ड का क्या स्कोप है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले ये AS29 कौन कौन सी चीजों पर अप्लाई नहीं होता, भले वो चीजें एक तरीके से लाइबिलिटी की क्यों ना हो, भले वो एक तरीके से प्रोविजंस ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोविजंस, सारी लाइबिलिटीज AS29 में भर भर के पड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अदर स्टैंडर्ड्स में भी कवर होती होंगी, कोई लाइबिलिटीज, कोई प्रोविजंस, या जिनको हम इस 29 में कवर नहीं कर सकते। क्या क्या? जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये एक लाइबिलिटी है, पर ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये आपको एक फिक्स अमाउंट पे वापस करना है, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें लोन्स आते हैं, उसमें क्रेडिटर्स आते हैं, लोन्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? तो बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोन्स, क्रेडिटर्स, ठीक है ना, डिबेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सर एक बात बताइए, मेजर लाइबिलिटीज तो यही हो गई, इन्हीं को बाहर किया जा रहा है। यस, तो सर फिर इस स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या हुआ? बेटा ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई दूसरा स्टैंडर्ड नहीं लगता तो ये बेचारा स्टैंडर्ड आ जाता है। मतलब ये स्टैंडर्ड की हालत ऐसी है कि अगर तुम्हारे लिए कोई और नहीं है तो मैं हूं तुम्हारे लिए, मतलब ऐसा है, सब समझ लो कि तो ये एक रेसिडुअल स्टैंडर्ड है। ये उन लाइबिलिटीज, उन प्रोविजंस के ऊपर लगता है जिनके ऊपर कोई दूसरे स्टैंडर्ड नहीं लगते। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सर क्या कोई दूसरा स्टैंडर्ड है क्या? यस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग से ही दूसरे स्टैंडर्ड हैं, आपके आईपीसीसी में नहीं है। फाइनल में आप जब आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके ऊपर कुछ इंडेस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं और गाइडेंस नोट हैं, वो अप्लाई होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब दो पार्टीज के बीच का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जहां पर दोनों पार्टीज ने अपना अपनी बताई हुए कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बदले आप मुझे 10,000 रुपए की फीस देंगे। अब मैंने आपको 50% कोर्स कंप्लीट करवाया और आपने मुझे 4-5 हजार रुपए फीस दे दी। इसके आगे ना ही मैंने आपको कंप्लीट करवाया कोर्स और ना ही आपने मुझे फीस दी। इसका मतलब ना ही मैं आपके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता हूं, ना ही आप मेरे ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हो। हम दोनों ने अलग अलग हो गए, हम दोनों ने चीजों को भूल गए। इट इज लाइक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यहां दोनों पार्टीज ने अपना अपना कमिटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में ये AS 29 कवर नहीं होता। बट अगर हम बात करें ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड पूरी तरीके से अप्लाई होता है। ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मिलने वाला रेवेन्यू, उस कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट होने वाला रेवेन्यू या उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मुझे मिलने वाला बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड रिलेटेड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? जैसे मैंने मान लीजिए आपसे एक स्पेस किराए पर लिया, मैंने आपसे एक जगह किराए पर ली, मैंने बोला कि मैं इसको पढ़ाऊं, मैं ये जगह पे अपनी क्लासेस चलाऊंगा। बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, अच्छा अब दूसरा, मैंने ये जो जगह आपसे किराए पर लिया, तो मैंने आपसे ये जगह किराए पर लिया था 15,000 पर मंथ के रेंट पे, 15,000 पर मंथ के रेंट पर आपसे मैंने ये किराए पर लिया। पर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस मैं अपना क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाया, फेस टू फेस क्लासेस वगैरह नहीं हो पाई और लगातार 6 से 8 महीने तक मेरी क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पाई, पर रेंट मेरा जाता रहा। मान लीजिए रेंट मेरा जाता रहा, तो क्या मेरे को बेनिफिट कुछ मिल रहा है? मेरे को बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा है, जबकि मेरे को रेंट पे करना पड़ रहा है। इट मे बी ट्रीटेड एज ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसको कैंसिल भी करूंगा तो भी अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को रेंट ज्यादा देना पड़ा। दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसे कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी रिस्पेक्ट में होते हैं जहां आपकी कोई प्रोविजन क्रिएट करने की लगता है, जहां आपको लायबिलिटी क्रिएट करने का लगता है, तो आप डेफिनेटली AS 29 फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस। इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस बच्चों, जनरली इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस के ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड कवर नहीं होते, मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स कवर नहीं होते, क्योंकि इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस के ऊपर उनके खुद के IRDA के नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। ठीक है? प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज कवर्ड बाय एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही जो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कहीं पर प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है, जैसे AS 15 है, वहां एम्प्लॉय लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है। AS 7 में कॉन्ट्रैक्टर के लिए लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टी के लिए लायबिलिटी हमारी क्या होगी। 22 DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 19 में फाइनेंस लीज के केस में लायबिलिटी टुवर्ड्स लेसर क्या होगी। तो ये ऑलरेडी कहीं कहीं अलग अलग जगह एप्लीकेबल है, इसीलिए यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, ये जो AS 29 है, ये एक रेसिडुअल कैटेगरी स्टैंडर्ड है, ये एक मिसलेनियस टाइप का स्टैंडर्ड है। मेजर चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं दूसरे किसी ना किसी कोई जो मेजर लाइब्रेरीज हैं वो कहीं ना कहीं कवर ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। ये स्टैंडर्ड सिर्फ उन लाइब्रेरीज या प्रोविजंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है जहां कोई दूसरा कवर नहीं होता। हाँ, पर जहां तक बात है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कहीं और दूसरे स्टैंडर्ड में कवर नहीं होती हैं, तो वो तो आपकी इसी में रहेंगी। अब सर आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जो एक्चुअली में AS 29 में कवर होगा? बिल्कुल दे सकता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्ट केसेस। जब एंटिटी के ऊपर कुछ क्लेम्स होते हैं, कोर्ट केसेस जब एंटिटी के ऊपर आते हैं, तो वो कोर्ट केसेस, वो क्लेम्स कवर होते हैं AS 29 में। हो सकता है हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसके बेसिस पर हमें कुछ हो सकता है आगे चल के पेनल्टी पे करना पड़े, हो सकता है हमारे ऊपर कोई किसी कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू, हमारे ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमारे ऊपर कोई केस किया गया है, हाँ, तो हमें वहां लायबिलिटी बुक करनी चाहिए कि नहीं, हमें प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए कि नहीं, हमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना के ही डिस्क्लोज करना चाहिए, बस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे केसेस में ये AS 29 बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके ट्रीटमेंट्स क्या होने हैं वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए AS 29 को समझने के लिए। सबसे पहले ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन क्या लिखा है? स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग एज प्रोमिस्ड। एज प्रोमिस्ड, यहां पर वर्ड है प्रोमिस्ड। ऑब्लिगेशन मतलब व्हाटएवर आई हैव प्रोमिस्ड टू यू, आई हैव टू डू दिस। मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो मुझे तेरे को देना पड़ेगा। मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा, मैंने तेरे को
करना पड़ा, मुझे तेरे को देना पड़ेगा। अगर मैंने तेरे को वो प्रॉमिस नहीं किया तो इसका मतलब ना हो शायद मेरे ऊपर कोई क्लेम हो सकता है। तो ऑब्लिगेशन मतलब कोई भी प्रॉमिस जो मुझे फुलफिल करना है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी और एज अ मैटर ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ लॉ और बिकॉज ऑफ ड्यूटी आई हैव टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन। ठीक है ना। इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ फाइनेंशियल अकाउंट्स लैंग्वेज, जब मैं गुड्स खरीद कर आ रहा हूं अपने क्रेडिटर से तो आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे हिम। ठीक है ना। मैं पीछे नहीं भाग सकता, सर मैं भाग जाऊंगा ना, दिक्कत क्या है, तू क्या यही करता रहेगा? भाई तू एक बहुत बड़ी कंपनी है, तेरे को बिजनेस करना है, तो तू क्या गुड्स खरीद के पैसे नहीं देगी? तू यही कर सकता है क्या? सो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है, ऑब्लिगेशन इज लाइक कि जहां पर एंटिटी को वो ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंडेड है कि वो फुलफिल करना पड़ेगा जो उसने प्रॉमिस किया है, वो उसने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया, उसने सर्विस देने का प्रॉमिस किया, व्हाटएवर। लायबिलिटी, सर ये लायबिलिटी क्या होती है? अच्छा, लायबिलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ये तो हमने हुआ पहला, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि बेटा ऑब्लिगेशन AS 29 के अकॉर्डिंग दो टाइप की ऑब्लिगेशन होती है। एक होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। हमने पढ़ा कि ऑब्लिगेशन जहां पर हमें पता है कि हमने कुछ प्रॉमिस किया था और हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब उसमें से भी वो करने के चांसेस कितने हैं, मतलब मुझे तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, मतलब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दैट मींस आई एम ड्यूटी बाउंडेड एंड आई हैव टू फुलफिल इट, कुछ भी हो जाए। मतलब मैं गुड्स परचेज करके लाया, मुझे पेमेंट करना है, क्या मेरा पेमेंट करने का इंटेंशन है? क्या मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन, शायद मुझे पेमेंट ना भी करना पड़े। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, देयर माइट बी सम चांसेस कि मैं पे करूं या हो सकता है पे ना भी करूं, राइट नाउ आई कांट से, तो दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड ये है मोर लाइकली देन नॉट, मतलब मोर लाइकली देन नॉट, वो प्रॉमिस फुलफिल करना ही पड़ेगा, ना फुलफिल करने से फुलफिल करने के चांसेस ज्यादा है। मतलब मुझे मैं ड्यूटी बाउंडेड हूं, मुझे वो पे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं ना पे करूं, मोर लाइकली देन नॉट। यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन विच इज नॉट प्रोबेबल, हो सकता है कोई प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब मुझे पे करना पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो इट इज कॉल्ड पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो एक होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। आप इसको परसेंटेज वाइज में समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली चांसेस जहां पर मुझे पे करना पड़ेगा, मेरे को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी, वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। चांसेस बहुत कम है, जनरली 50% से कम चांसेस है, तो ऐसे केस में आप हो गया आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का डेफिनेशन पढ़िए। लायबिलिटी के डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है लायबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली जहां चांसेस बहुत ज्यादा है या 100% है, वहां डेफिनेटली मुझे क्या क्रिएट वहां मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लायबिलिटी। पर जहां चांसेस ना के बराबर है, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो वो मेरी लायबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। पॉसिबल ऑब्लिगेशन कभी लायबिलिटी नहीं होती। तो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। याद रखना, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, नॉट फ्रॉम फ्यूचर। ऐसा नहीं पास्ट में कोई इवेंट हुआ ही नहीं, बेस्ड ऑन सम फ्यूचर एस्टिमेटेड इवेंट मैं बोल रहा हूं मेरी आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हो ही नहीं सकता। इवेंट हमेशा पास्ट में हो चुका है, जिसके बेसिस पर आज बैलेंस शीट डेट पर आप ये कह सकते हो कि आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब आप ड्यूटी बाउंडेड हो, आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, फुलफिल करने के चांसेस ज्यादा हैं ना करने से, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। आई बात समझ में कि नहीं? रिजल्ट इन आउटफ्लो, और जिससे आपको ऐसा लगता है कि जब आप अपनी ये प्रॉमिस फुलफिल करोगे, जब आप अपना ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे, तो आपके जेब से कोई आउटफ्लो होगा, मतलब बेसिकली आपका कैश का आउटफ्लो या फिर आपका असेट्स का आउटफ्लो होगा, बेसिकली आपको कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो अगर मैं लायबिलिटी को डिफाइन करूं तो लायबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट आउटफ्लो इज सर्टेन, और मुझे पता है
कि मेरा आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो इज सर्टेन, मुझे पता है कि मुझे इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे आप क्रेडिटर्स तो वैसे इस एएस में कवर नहीं होते, पर एग्जांपल के तौर पर कि जैसे आप मान लीजिए आप 50,000 रुपीज के गुड्स परचेज के सप्लायर से आपको पे करना है 2000, आपको एक महीने बाद 50,000 पे करना है, तो 50,000 आपका क्या है, लाइबिलिटी। आप इसको प्रोविजन भी नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि 50,000 आपका सर्टेन अमाउंट है, आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको पढ़ना समझना जरूरी है। अब व्हेन टू रिकॉग्नाइज, हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या हमें लाइबिलिटी को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना भी चाहिए कि नहीं, और हमें कॉन्टेंजेंट असेट को रिकॉर्ड करना भी चाहिए कि नहीं। ये इस पूरे स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, व्हेन द आउटफ्लो इज सर्टेन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, व्हेन द आउटफ्लो इज सर्टेन। प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, अब प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन भी आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही होता है, ठीक है ना, प्रोविजन भी आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है। पहले आइए पढ़े प्रोविजन होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, ये कंडीशंस हैं प्रोविजन की। सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है ड्यू टू पास्ट इवेंट। तीसरा, बैलेंस शीट डेट पर, डेटा नहीं, बैलेंस शीट डेट पर इसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी, मतलब एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट आप ये कह सकते हो कि आई हैव एन ऑब्लिगेशन। प्रोबेबल फ्यूचर आउटफ्लो, आपको यह भी पता है कि फ्यूचर में आउटफ्लो होगा बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, और वो जो आउटफ्लो होगा उसको आप रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो। अगर आप उसको सर्टेन, आपको पता है कि आउटफ्लो कितना होगा, सर्टेन है, तो आप फिर प्रोविजन थोड़ी बनाओगे, आप लायबिलिटी बनाओगे। तो आप सर ये कह सकते हो कि लायबिलिटी और प्रोविजन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, जहां आउटफ्लो सर्टेन है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता है, दैट इज लायबिलिटी, बट वेयर आउटफ्लो इज नॉट सर्टेन, वी जस्ट कैन estimate such outflow, here it is a provision। बाकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दोनों में होती है, पास्ट इवेंट दोनों में होता है, फ्यूचर आउटफ्लो होना ही पड़ता है दोनों के केसेस में, ठीक है ना। बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्टेंस होना चाहिए उस ऑब्लिगेशन का, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन, व्हेन द लायबिलिटी मेजर्ड यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो बेसिकली ये सवाल क्या था, सवाल था व्हेन टू रिकॉग्नाइज लायबिलिटी, लायबिलिटी तब रिकॉर्ड करोगे जब आपके पास अमाउंट सर्टेन है। व्हेन टू रिकॉग्नाइज प्रोविजन, जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, और उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि एक लायबिलिटी है पर उस लायबिलिटी का मेरे पास सर्टेन अमाउंट नहीं है, मैं उस सिर्फ रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के बेसिस पर उसको मेजर कर सकता हूं। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बच्चों याद रखना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से भी होती है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन से भी होती है। पहले सिंपल वा में चलते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जहां मैंने आपको ऊपर बताया पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन विच इज नॉट प्रोबेबल, मतलब चांसेस बहुत कम है। चांसेस कम है तो एक काम करो, लायबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी मत क्रिएट करो, बैलेंस शीट डेट पर सिर्फ आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं कि आपकी एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, हो सकता है पे करना पड़े। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, सॉरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट दैट विल बी कंफर्म्ड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। यहां पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट के थ्रू जनरेट हुआ है, नॉट मतलब, और इसका होना या ना होना डिपेंड करता है किसी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे, और वो इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे पॉसिबल ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट फ्रॉम पास्ट इवेंट, तो बेसिकली पास्ट इवेंट ये हुआ था कि हमने कोई गलत चीज, कोई गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया अपने कंज्यूमर को, जिससे कंज्यूमर ने हमारे ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दिया। अब हम बैलेंस शीट डेट पर हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो बैलेंस शीट डेट पर हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि पॉसिबल, तो हमने बोला यार ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि शायद कुछ हमें फुलफिल करना पड़ेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते जाते रफा दफा करवा लेंगे, बट हां इसका कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट का जो जजमेंट है वो फ्यूचर में आएगा और उसका कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है। अनसर्टेन इवेंट नॉट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। आई बात समझ में? तो यहां पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पहला क्रिएट होगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन के केस में। दूसरा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में भी क्रिएट होता है। कब? देखिए, एक तो लायबिलिटी के केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है पर वो सर्टेन होगी तो लायबिलिटी बनेगी। प्रोविजन के केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है पर अगर आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, तो प्रोविजन बनेगा। इसका मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में अगर आउटफ्लो
को आप सर्टेन, अगर आपका आउटफ्लो सर्टेन नहीं है, इवन आप उसको रिलायबली मेजर भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ना लायबिलिटी बनाओगे ना प्रोविजन बनाओगे, पर है तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पर आप आउटफ्लो को मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, आपको ये पता है कि मुझे देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, यू कैन नॉट मेजर इट रिलायबली। यू नो वेरी वेल कि मैं कोर्ट केस हारूंगा, दैट मीन्स मुझे आउटफ्लो पे करना पड़ेगा। आउटफ्लो होगा मतलब कोई ना कहीं मेरी लायबिलिटी बुक करनी चाहिए, बट सर्टेनिटी नहीं है कितना आउटफ्लो होगा, इवन एस्टिमेट भी नहीं कर सकता कितना होगा। एक काम करो, फिलहाल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर लो, ठीक है। दूसरा, आउटफ्लो होगा ही नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर आउटफ्लो नहीं होगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर आउटफ्लो नहीं होगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब मैं ड्यूटी बाउंडेड हूं, पर कोई आउटफ्लो नहीं होगा, मतलब कोई पैनल प्रोविजंस कुछ है ही नहीं, अट्रैक्टेड ही नहीं होंगे। मैं हो सकता है केस हार जाऊं, पर मेरे ऊपर कोई पैनल प्रोविजंस अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, या तो आउटफ्लो ही नहीं है, या तो ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, या तो ऑब्लिगेशन को न लिख के मैं इसको आउटफ्लो लिखूंगा, आउटफ्लो कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, मैं उस आउटफ्लो को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तीन चीजों में बनती है, एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, दूसरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस नो आउटफ्लो, और तीसरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस आउटफ्लो बट कांट बी एस्टिमेटेड, उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो सर हमें फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का करना क्या पड़ता है? अगर आप प्रूव कर लेते हो कि आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो आप उसको डिस्क्लोज करते हो, अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो फिर आप डिस्क्लोज भी नहीं करते हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन, नॉट प्रोबेबल फ्यूचर आउटफ्लो, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज नॉट रिमोट, इवन आउटफ्लो होगा भी नहीं, ये भी नहीं लग रहा, ठीक है। लास्ट आते हैं कॉन्टिंजेंट असेट्स। ये कॉन्टिंजेंट असेट सीधा सीधा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी से जस्ट ऑपोजिट, पॉसिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, हो सकता है मुझे कुछ रियलाइज हो। अब यहां पर हम कॉन्टिंजेंट असेट की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, यहां पर हमें कुछ रिकवरी होने वाली है, दैट विल बी कंफर्म्ड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नॉट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। रिकवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मी। अगर मुझे पता है कि रिकवरी होके ही रहेगी तो फिर मैं उसको कॉन्टिंजेंट क्यों बोल रहा हूं? फिर तो मुझे उसको रियल एसेट बोलना चाहिए, वो मेरी रियल एसेट है। पर अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, रिकवरी मेरी वर्चुअली सर्टेन नहीं है, मतलब रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही कम है, नो, डू नॉट रिकॉग्नाइज, ऑल्सो नो नीड टू डिस्क्लोज। इवन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो फिर भी आप डिस्क्लोज करते हो, कॉन्टिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करे तो अलग बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस कर लेते हैं जो कवर होने चाहिए और जिनके ऊपर केस स्टडीज बनती हैं। अदर इंपॉर्टेंट एरियाज, जिसमें पहला एरिया है रीइंबर्समेंट ऑफ एनी अमाउंट इफ वर्चुअली सर्टेन टू बी रिसीव्ड। AS 29 कहता है कि मान लीजिए आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट कर ली या फिर आपने कोई प्रोविजन क्रिएट कर लिया, क्योंकि आपको लगता है कि आपको आउटफ्लो आपके यहां से आउटफ्लो होगा जिसको आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। आपने प्रोविजन क्रिएट किया, पर आपको यह भी पता है कि जो आउटफ्लो आप दोगे उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिकवरी भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था कि आपने गलत प्रोडक्ट सप्लाई किया कस्टमर को, तो आप प्रोविजन क्रिएट करोगे अगर ऑब्लिगेशन है और आपने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और आउटफ्लो मेजर कर सकते हो। पर आपने वो प्रोडक्ट किसी और थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाया था, आप तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे थे, तो उससे आपका एग्रीमेंट ये हुआ था कि कल को अगर कुछ कोर्ट केस किया गया मेरे ऊपर तो तेरे को भी इसमें 50% का हिस्सेदार तू होगा, तुझे भी बियर करना पड़ेगा लॉस। तो ऐसे केस में आप बोल रहे हो कि आपको कुछ अमाउंट रीइंबर्स होगा किसी थर्ड पार्टी से, तो आप क्या करोगे? ऐसे केस में अगर आपको थर्ड पार्टी से अमाउंट रीइंबर्स होगा तो अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए इनकम है वो, क्योंकि अगर आप उसको रीइंबर्स कर रहे हो तो P&L में आप उसको सेपरेट इनकम दिखाओगे।
आपने जो 100% का प्रोविजन क्रिएट किया है उसमें से लेस करके आप इनकम नहीं दिखाओगे, इनकम आप अदर इनकम्स में, इनडायरेक्ट इनकम्स में दिखाओगे। और बैलेंस शीट में जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया 100% का, उसमें से माइनस रीइंबर्समेंट को माइनस करके नेट दिखाओगे। मतलब बैलेंस शीट में आप नेट प्रेजेंटेशन दिखाओगे कि मान लो आपने 5 लाख का प्रोविजन बनाया, उसके बदले में आपको 2 लाख रुपए आपको रीइंबर्समेंट होगा, तो आप 3 लाख का नेट प्रोविजन दिखाओगे। बट P&L में आप 5 लाख का प्रोविजन पूरा दिखाओगे एक्सपेंस साइड में, और इनकम साइड में 2 लाख की रिकवरी दिखाओगे कि मुझे रिकवरी होगी। ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। एएस कहता है कि आपने एक बार प्रोविजन बना लिया या एक बार आपने ये दिखा दिया कि आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, बस खत्म हो गया क्या काम? नहीं, हर बैलेंस शीट डेट पर या एटलीस्ट साल में एक बार आपको रिव्यू करना है कि जो आपने लास्ट बैलेंस शीट डेट पर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाई थी, अब ऐसा तो नहीं कि अब आपका शायद आउटफ्लो सर्टेन हो चुका हो, पहले वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई, अब आपका आउटफ्लो मेजर हो सकता है, तो आप उसको रिव्यू करो, और अगर ऐसा है तो आप फिर उस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को कन्वर्ट करके प्रोविजन में बना दो। दूसरा, आप प्रोविजन को भी हर बार रिव्यू करते रहोगे कि आपने जो पुरानी बैलेंस शीट के बेसिस पर जो प्रोविजन क्रिएट किया था, आज सिचुएशन क्या है, वैसा का वैसा ही है क्या, या फिर ऐसा तो नहीं कि प्रोविजन अब वापस से रिवर्स करने की जरूरत है या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो आप टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहोगे। जनरली रिव्यू करने के लिए मिनिमम वंस इन अ ईयर, ये मिनिमम है। इफ देयर इज अ चेंज, convert contingent liability into provision or reverse the provision as the case may be. No change, ignore. Last but not the least, provision for restructuring cost. Restructuring cost क्या होती है? Planned and controlled by entity. Restructuring मतलब entity ने कुछ planning किया, entity कुछ changes करना चाह रही है, to change the scope and manner of doing business. Business को करने का तरीका, same business को करने का तरीका हमने changes कर लिए। Simply, कोरोना से पहले बहुत सारे schools, colleges, educational institutions were not ready actually for online classes and online platforms. There were not more than 10 to 15 platforms जो actually जिनका value है। तो कोरोना से पहले basically they were not ready, maximum institutes and all, but after corona उनके अपने मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज करना पड़ा। इट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब ये नहीं कि आपने बिजनेस ही बदल दिया, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस में चेंजेस करना। अब जब भी हम ऐसे चेंजेस करते हैं तो हमारे कुछ खर्चे होते हैं, कुछ खर्चों को AS 29 में कवर किया गया है कि आप उनका प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, और कुछ खर्चों को बोला गया कि नहीं, आप इन चीजों का प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते हो। किसका प्रोविजन नहीं कर सकते हो? शिफ्टिंग ऑफ स्टाफ का अगर शिफ्टिंग कर रहे हो कि आप एक प्लेस से दूसरे लोकेशन में आप शिफ्ट कर रहे हो स्टाफ को, उसका कुछ कॉस्ट होगा, ये आपका रीस्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट आप एज अ प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते। मार्केटिंग का खर्चा करोगे कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, आगे चल के हमें ऑनलाइन पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, आप उसका प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे। न्यू इन्वेस्टमेंट्स, उसका प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे। तो किसका करोगे? सेल ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस बेचने वाले हो, बिजनेस बेचने के पर आपको लगता है कि आपके पुरानी ऐसी चीजें थी जो अब आपको काम नहीं आएंगी, आप वो बेचोगे, बेचने पर आपको लगता है कि लॉसेस होंगे, तो आप लॉसेस के प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। रीलोकेशन ऑफ बिजनेस, चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इन सबके प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज गाइस AS 29। आई होप आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया होगा। AS 29 और AS 4 को साथ में पढ़ना चाहिए, और उसके बाद AS 5 भी पढ़ना चाहिए। आमतौर पर मैंने देखा है कि AS 29 के जो केस स्टडीज और क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे बहुत ही कम करके जाते हैं, या फिर वो लिख नहीं पाते एग्जाम में। मैं बोलूंगा कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, और किसी से ये मत पूछना कि AS 29 के कौन से क्वेश्चंस करूं, कहां से करूं। मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करना, जितने हो उतना कम है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो, सारे के सारे RTPs हो, सारे MTPs हो, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से करके जाना, क्योंकि AS 29 के क्वेश्चंस को करने के बाद आपके पास उसके बाद भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि हम लिख नहीं पाते। ठीक है, पर्सनली ऐसा मेरे साथ भी होता था, तो अभी बोल रहा हूं कि AS 29 के क्वेश्चंस सारे के सारे करके जाना। ठीक है, चलिए गाइस, इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। AS 29 डन। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी। एक और बात, अपना फीडबैक देते रहिए। आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको मेरे चार्ट बुक कैसी लग रही है, आपने चार्ट बुक अगर परचेज की है, नहीं परचेज की है तो भी दिखने में और ओवरऑल कंटेंट वाइज कैसे लग रही है, आप जरूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह।